हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने एक नई कोशिश की हुई है। निर्वाचन जो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन का इलेक्शन का जो उल्लेख किया गया है, तो उसमें संवैधानिक उपबंध क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, उनके बारे में समझाने की कोशिश की है। मैं क्या करूँगा कि मैं अलग अलग आर्टिकल के जो सब क्लॉज हैं यानी कि उपखंड हैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि सवाल गलत होने की संभावना खत्म हो जाए। यानी कि एक होता क्या है कि बहुत सारी बुक्स हैं, कई सारी बुक्स में अलग अलग कई बार बातें हो जाती हैं, मिसमैच हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेयर एक्ट से ये बात समझा दूं कि संविधान एक्चुअल क्या बात करता है। सबसे पहले मैंने आर्टिकल लिया हुआ है आर्टिकल 324, और 324 के जो उपखंड है वो 6 उपखंड है। पहले उपखंड में क्या लिखा हुआ है कि जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करवाना है, नामावली तैयार करना है, और इसके बाद में निर्वाचन के संचालन के लिए, क्योंकि इसको निर्वाचन करवाना है, तो यह अधीक्षण करेगा। यानी कि निर्वाचन करवाते समय प्रमुखता रखेगा, सुपरिटेंडेंट होगा। दूसरा, नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करने की शक्ति होगी, और निर्देशन देने की, यानी कि डायरेक्शन किस तरीके से निर्वाचन कराया जाए, तो ये पहले में होगा। दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि जो संरचना है इलेक्शन कमीशन की वो कैसी होगी, तो संरचना में क्या बोला गया है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जैसे भारत में 1989 तक एक सदस्यीय था, सीईसी बस होता था, लेकिन आगे चल करके 1989 से 90 तक 3 सदस्यीय हो गया। इसके बाद में 1990 में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया, परंतु पुनः जो वर्तमान स्थिति है 1993 से वर्तमान स्थिति में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में इनकी संख्या है। तो सीईसी और उतने ही इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर के बनेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, और इनकी नियुक्ति किसको करनी है, राष्ट्रपति को करनी है। तो किसमें उपबंध है, 324(2) में एक तो ये बताया गया है कि एक तो सीईसी होगा, और दूसरा ये बताया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर उतने होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय किए जाएंगे। 3 में क्या लिखा हुआ है, एक तो बात ये की गई 324(3) में कि भाई अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, एक तो ये बात की गई है अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का मतलब ये है कि जब केवल एक सदस्य होगा, सीईसी बस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो फिर जो सीईसी होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो किसकी तरह काम करेगा, अध्यक्ष की तरह काम करेगा। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में 4 में क्या लिखा हुआ है कि निर्वाचन से पूर्व, यानी कि चाहे वो लोकसभा का निर्वाचन हो, चाहे राज्यसभा का निर्वाचन हो, चाहे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो, विधानसभाओं के सदस्यों के निर्वाचन हो, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हो, उससे पूर्व राष्ट्रपति क्या करेगा कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, निर्वाचन आयुक्त नहीं, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। और प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करता है, निर्वाचन आयोग की। यानी कि जो 3 सदस्यीय वर्तमान में निर्वाचन आयोग है उसकी सिफारिश पर सहायता करने के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये किस में लिखा हुआ है, 324(4) में। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि 5 में क्या है, इसकी सेवा शर्तें निर्धारित की गई है। कहा गया है कि संसद इसके लिए कानून बनाएगी और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद में सीईसी के हटाने के लिए कहा गया है कि इसे उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, उसी रीति से सीईसी को हटाया जाएगा। लेकिन कहा गया है कि जो निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त होंगे उनको राष्ट्रपति सीधे हटाएगा, लेकिन हटाने के लिए लिखा हुआ है, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, इस बात को याद रखना है, राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब इसकी सिफारिश भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने की हो। स्पष्ट लिखा हुआ है संविधान में। एक बार हो चुका है, केंद्र सरकार ने बात नहीं मानी थी, लेकिन संविधान इसका उपबंध करता है कि तभी हटा सकता है, ईसी को और प्रादेशिक आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा सकता है, और ये किसकी सलाह पर हटा सकता है, इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर हटा सकता है। 6वें में क्या लिखा हुआ है, 6वें में लिखा हुआ है कि जब निर्वाचन चल रहा होगा तो राष्ट्रपति या राज्यपाल से इलेक्शन जो कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकेगा। यानी कि अगर विधानसभाओं के चुनाव में तो राज्यों से राज्यपाल से अनुरोध करेगा, और लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रपति से और राज्यपालों से।
अनुरोध करके इनको उपलब्ध करवाने की सिफारिश मांग करेगा कर्मचारियों को। ठीक है, फिर चलिए तो हम लोगों ने आर्टिकल 324 के 6 उपखंडों के बारे में चर्चा कर ली। अब इसके बाद में आर्टिकल 325 में क्या लिखा हुआ है, तो 325 में लिखा हुआ है मूल वंश। मूल वंश का मतलब होता है रेस। रेस का मतलब होता है कलर या रंग से, चाहे गोरा हो चाहे काला हो। जैसे अमेरिका में रंग भेद आपने सुना होगा, तो वो मूल वंश। तो भैया कौन सा कलर है, कहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं। कौन से रिलीजन को मानता है, धर्म को मानता है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं। जाति कौन सी है और लिंग क्या है, मेल है फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो भैया जब वोटिंग लिस्ट बनेगी तो एक तो इसके आधार पर कि भाई किसी खास धर्म से है या मूल वंश से है, इसके आधार पर किसी को नामावली से हटाया नहीं जाएगा, या कोई व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता कि मैं इस धर्म के आधार पर यहाँ पर नामावली में शामिल हो जाता हूँ। तो ना तो इन आधारों पर शामिल किया जाएगा और ना ही इन आधारों पर किसी व्यक्ति को हटाया जाएगा नामावली से, यानी कि मतदान देने की वोटिंग लिस्ट से या वोटर लिस्ट जिसको बोला जाता है। 326 जो बात करता है वो बात करता है वयस्क मताधिकार की। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो मतदान दे सकते हैं। मतदान भारत में पहले 21 साल की एज थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 से इसे 18 वर्ष कर दिया गया और इसका संबंध किससे है, आर्टिकल 326 से। 326 में क्या कहा गया है कि जो लोकसभा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा का चुनाव तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं ना, राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, निर्वाचक मंडल से होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल से होता है। उसमें तो वयस्क मताधिकार प्रयोग नहीं होता। वयस्क मताधिकार किसमें प्रयोग होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन में। तो लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार का क्या होगा, प्रयोग किया जाएगा। यह किसमें लिखा हुआ, आर्टिकल 326 में। 327 और 328 को पढ़ने के बाद में लगभग एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। लगभग एक जैसा देखने को क्यों मिलेगा, आर्टिकल 327 क्या कहता है कि संसद को अधिकार है कि संसद के सदस्यों के लिए और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, दोनों के लिए कानून बना सकती है। लेकिन आर्टिकल 328 में देखोगे ना तो यह केवल राज्य विधानमंडल, यानी कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अपने राज्य के लिए क्या बना सकती है, विधि बना सकती है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, संसद भी अपने लोकसभा संसद के सदस्यों के लिए और प्लस राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए बना सकती है। लेकिन राज्य विधानमंडल को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने राज्य से संबंधित जिन पर संसद ने कानून नहीं बनाए उन पर कानून बना सकते हैं। इसके बाद में आर्टिकल 329 में लिखा हुआ है कि भैया न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यायालय का हस्तक्षेप कैसे बोला गया है कि भाई परसीमन इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। परसीमन आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है और परसीमन का मतलब होता है क्षेत्रों का निर्धारण जहां से सांसद या विधायक चुन करके आते हैं। तो अगर परसीमन आयोग ने सिफारिश की है और संसद या राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया है, इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। लेकिन एक आधार पर प्रश्नगत किया जा सकता है और वो आधार कौन सा होगा, वो आधार ये होगा कि कानून ही बना हो जिसके आधार पर आप प्रश्नगत कर सकते हैं।